हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की एप्लीकेशन के बारे में। अगर हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आता है, ठीक है, तो हम आसानी से गैल्वेनिक सेल को समझ पाएंगे। बहुत ईजी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का ही इसमें उपयोग होता है। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं गैल्वेनिक सेल की। ठीक है, कौन सा सेल है? गैल्वेनिक सेल। ठीक है, चलिए देखेंगे। हमारे पास इसमें दो पात्र होते हैं। ठीक है, हमारे पास इसमें क्या होते हैं? दो पात्र होते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? अर्ध सेल बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं अपन? अर्ध सेल। इस वाले पात्र में हमने एक छड़ रख दी है। ये छड़ कौन सी है? जिंक छड़। और ये जिंक छड़ किस में रखी हुई है? जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम इसकी कंसंट्रेशन कितने लेते हैं? 1 मोलर। कितनी लेते हैं अपन इसकी? 1 मोलर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करते हैं, यहां पर एक कॉपर की छड़ लेते हैं। ठीक है, किसकी छड़ लेते हैं? कॉपर की छड़ लेते हैं। ये हमारे पास है कॉपर की छड़ और हमने इसमें किस में डिप कर दिया है? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। इसकी भी मोलरता कितनी है? 1 मोलर है। कितनी है? 1 मोलर है। ठीक है, और इन दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं वोल्ट मीटर से। किससे कनेक्ट कर दिया अपन ने? इसको वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अभी परिपथ पूरा नहीं हुआ। हम इसको एक उल्टे यू आकार की नलिका होती है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? लवण सेतु। क्या बोलते हैं इसको अपन? लवण सेतु बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। और इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर में एक विलायक भरा हुआ होता है, उसे हम बोलते हैं अक्रिय विलायक। क्या बोलते हैं इसको हम? क्या बोलते हैं इसको हम? अक्रिय विलायक बोलते हैं। अक्रिय विलायक। यह अक्रिय विलायक किसका बना हुआ होता है? पोटेशियम क्लोराइड का बना हुआ हो सकता है, या पोटेशियम नाइट्रेट का हो सकता है, या अमोनियम नाइट्रेट का हो सकता है। इनमें से कोई भी एक लेना है हमें। ठीक है, और इसको हम किस में बनाते हैं? जिलेटिन में बनाते हैं। ठीक है, जिलेटिन बनाते हैं। अब आपको लगेगा कि ये उल्टे आकार का जो ट्यूब है, इसमें तो सॉल्यूशन मिल जाएगा आपस में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉटन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? यहाँ हमने क्या लगा दिया? कॉटन लगा दिया, यानी रुई लगा दी हमने। अब ये परिपथ पूरा हो गया। बहुत सिंपल है। क्या है? हमारे पास दो अर्ध सेल हैं। इस वाले अर्ध सेल में जिंक छड़ को हमने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा है। इसमें कॉपर छड़ को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा है। दोनों छड़ों को वोल्टमीटर से कनेक्ट कर दिया गया है। दोनों सॉल्यूशन का संपर्क किससे कर दिया? एक उल्टे यू आकार की नलिका, इसे लवण सेतु बोलते हैं। इस लवण सेतु में अक्रिय विलायक होता है। वो किसका हो सकता है? पोटेशियम क्लोराइड का हो सकता है, या पोटेशियम नाइट्रेट का हो सकता है, या अमोनियम नाइट्रेट का हो सकता है। उसको बनाया जाता है जिलेटिन में, ताकि ये गाढ़ा हो जाए। और इनके सिरों पर क्या लगा दी जाती है? कॉटन, ताकि ये सॉल्यूशन आपस में मिक्स ना हो। ठीक है, ये इसका कंस्ट्रक्शन है। इसमें कोई लैंग्वेज नहीं आती, कोई लैंग्वेज नहीं पूछी जाती है आपसे केवल और केवल क्या पूछ सकते हैं? नामांकित चित्र। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है, डायग्राम है ये। ठीक है, अब ये परिपथ पूरा हो गया। अब हमें पता है जैसे ही ये सर्किट पूरा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होना शुरू हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित कैसे होंगे? हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता है। इन दोनों में से, जिंक और कॉपर में से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर कौन आता है? जिंक छड़। लिखबा सरकाना मग अल मन जन। इसका मतलब है जिंक किसकी भांति काम करेगी? एनोड की भांति। और जिंक से क्या निकलना स्टार्ट होंगे? इलेक्ट्रॉन। बात सही है? ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे। क्लियर है? जैसे ही इस जिंक छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो यहां से जिंक आयन निकल के किस में आना शुरू हो जाते हैं? इस अर्ध सेल में, इस वाले सेल में। ठीक है, क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए और जिंक आयन इस सॉल्यूशन में आ गए। ठीक बात है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके सरफेस पे इकट्ठा हो जाएंगे। भाई इस छड़ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, तो क्या होगा? इन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए कौन से आयन आएंगे? इस सॉल्यूशन में कॉपर 2+ आयन है, ये इस छड़ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्या हुआ? जैसे सर्किट पूरा हुआ, जिंक छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कहाँ जाएंगे? कॉपर छड़ पे। जैसे इलेक्ट्रॉन निकले, इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण। जिंक आयन छड़ से निकल के सॉल्यूशन में आना स्टार्ट हो जाएंगे।
यहाँ इस छड़ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, तो उन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए इस सॉल्यूशन में, इस कॉपर सल्फेट में से कौन से आयन जाएंगे? कॉपर के आयन जाएंगे। बात ठीक है। ये छड़ धीरे धीरे पतली होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहाँ चले गए, जिंक आयन यहाँ आ गए। ये छड़ पतली होना शुरू हो जाएगी और ये छड़ मोटी होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉपर के आयन इस पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गए हैं। बात ठीक है। अच्छा, अब एक और प्रॉब्लम है। अब एक और प्रॉब्लम क्या है कि ये वाला जो सोल्यूशन है ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जिंक सल्फेट तो पहले से ही है, जिंक आयन और आ गए। सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का था, कॉपर आयन निकल के तो सोल्यूशन कम होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी सल्फेट के आयन रह जाएंगे। दो प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि इस वाले सोल्यूशन में धनावेश की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कौन से आयन आ गए? Zn2+। यहाँ से चले गए तो पीछे कौन से बच गए? SO4 2-। आगे बात समझ में, धीरे धीरे कहना इन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, सेल काम करना बंद कर देगा। तो इस आयन की वजह से जो धनावेश बढ़ा है उसको उदासीन करने के लिए, अगर मान लीजिए कि हमने ये KCl का सॉल्यूशन ले रखा है अक्रिय विलायक के रूप में, तो यहाँ से कौन से आयन इस लवण सेतु में से आएंगे? Cl- के आयन, ताकि ये आपस में क्या हो जाए? न्यूट्रल हो जाए। कॉपर आयन यहाँ से वहाँ चले गए, पीछे क्या बच गया? सल्फेट आयन, यानी ऋणावेश है, तो उसको उदासीन करने के लिए यहाँ से कौन से आयन आ जाएंगे? पोटेशियम के आयन आ जाएंगे। बात सही है कि नहीं है? बोलो, कोई दिक्कत? क्लियर है एकदम? ये पोटेशियम के आयन। हमें पता है इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन तो धारा जो होती है वो यहाँ से यहाँ बहती है। बात ठीक है। ये इसका कंस्ट्रक्शन है। और इसमें आपको एक चीज़ और याद रखनी है, लोन। क्या याद रखना है आपको? लोन याद रखना है। L का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, O का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, A का मतलब होता है एनोड और N का मतलब होता है नेगेटिव। यानी जो लेफ्ट में है उसका होता है ऑक्सीकरण। देखो इलेक्ट्रॉन निकल गई, उसे क्या बोलेंगे? एनोड। यानी जिंक छड़ किसका काम कर रही है? एनोड का। और नेगेटिव इसका मतलब है जो जिंक छड़ है ये कैसी हो जाती है? ऋण आवेशित। इसका उल्टा यहाँ हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड में है, इस छड़ का रिडक्शन होगा, ये कैथोड होगी और इस पर चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव। यानी इस छड़ को क्या माना जाएगा? धन आवेशित छड़ माना जाएगा। बात ठीक है? क्लियर है? क्या हुआ कंस्ट्रक्शन के अंदर में? जैसे सर्किट पूरा हुआ, जिंक छड़ से क्या होंगे? जिंक आयन निकल के कहाँ जाएंगे? इस जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। ये धनावेशित हो जाएगा, तो इसको उदासीन करने के लिए अक्रिय विलायक के क्लोराइड आयन इस सॉल्यूशन में आ जाएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, तो इस सॉल्यूशन में से कॉपर 2+ के आयन जो है वो छड़ पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो उसको उदासीन करने के लिए लवण सेतु में से कौन से आयन आएंगे? पोटेशियम के आयन आएंगे। ठीक है, ये इसमें क्रिया होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। अब हम पढ़ेंगे इसकी सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन की अगर अपन बात करें, सेल रिएक्शन कैसे होगी, तो देखिए हमें पता है एक तो है हमारा एनोड और एक होता है हमारा कैथोड। बात ठीक है ना? एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। ठीक है, एनोड कौन है? जिंक वाली छड़। तो जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। जिंक क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या बनाएगा? Zn2+ आयन। इसको अपन बोलेंगे अर्ध सेल अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसको अपन? अर्ध सेल अभिक्रिया। जिंक 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों त्याग रहा है? क्योंकि जिंक के सबसे बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। आखिरी विन्यास क्या होता है? 3d10 4s2। तो बाहर के जो 4s कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको दोनों को निकाल देता है और क्या बनाता है? Zn2+। ठीक है, कैथोड का काम कौन कर रहा है? कॉपर की छड़। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये कॉपर के आयन आ रहे हैं, तो क्या होगा देखना, जो इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं वो इलेक्ट्रॉन ले लिए जाएंगे किसके द्वारा? कॉपर के द्वारा। भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो यहाँ का +2 यहाँ का -2 आपस में कैंसिल और क्या बन जाएगा? कॉपर। इसे भी अपन क्या बोलेंगे? अर्ध सेल अभिक्रिया। और जब अपन इन दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इसे अपन क्या बोलते हैं? नेट सेल अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसको? नेट सेल अभिक्रिया, पूर्ण सेल अभिक्रिया। इसमें क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बनेगा जिंक, ये है कॉपर 2+, यहाँ आ जाएगा Zn2+ और ये हो जाएगा Cu कॉपर। यानी जिंक का हो गया ऑक्सीकरण और कॉपर आयन का क्या हो गया? अपचयन। बात सही है कि नहीं है? तो ये थी आपकी सेल रिएक्शन। ठीक है, सेल रिएक्शन में क्या होता है? एनोड पे हमेशा ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पे हमेशा अपचयन होता है। बात ठीक है, और कंप्लीट सेल रिएक्शन ये वाली आ गई। तीसरी बात आती है इसका सेल प्रदर्शन। तीसरी बात कौन सी आती है? सेल प्रदर्शन। इसको अपन बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो
आईयूपीएसी सिस्टम क्या बोलता है कि दो खड़ी लाइनें लिखो ऐसे। ये जो दो वर्टिकल लाइंस होती हैं इन्हें कहा जाता है लवण सेतु। ये दो वर्टिकल लाइन क्या होती है? लवण सेतु। बात ठीक है। बायां वाला भाग हमेशा क्या होता है? एनोडिक। ये बायां वाला भाग क्या होता है? हमेशा एनोडिक, और दायां वाला भाग क्या होता है? कैथोडिक। ये सेल प्रदर्शन। लेकिन हमें क्या है, ऐसे नहीं लिखना होता, हमें रिएक्शन को शो करके दिखाना होता है। कैसे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन ने दो खड़ी लाइन लिख दी, इसका मतलब ये लवण सेतु बना दिया हमने। एनोड वाले भाग में क्या हो रहा है? जिंक Zn2+ में बदल रहा है, जिंक ऑब्लिक Zn2+। जिंक ऑब्लिक, ये अपने को वह एक तिरछी लाइन खींचनी होती है, जिंक किस में बदल गया? Zn2+ में। और ये कैथोडिक भाग है, इसमें कॉपर आयन किस में बदल रहा है? कॉपर में। बात ठीक है। हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को शो नहीं करते क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। हमें साफ मालूम चल रहा है ये एनोडिक है, ये कैथोडिक है। एनोड भाग में जिंक का ऑक्सीकरण हो गया, Zn2+ बना, और कैथोडिक भाग में कॉपर 2+ आयन का अपचयन हुआ और कॉपर बन गया। ठीक है। अब हमें क्या होता है कि इनकी भौतिक अवस्था और लिखनी होती है। इनकी क्या लिखनी होगी? भौतिक अवस्था। तो जिंक क्या है? जिंक होता है ठोस, तो हमें S लिखना होगा। कॉपर भी कैसी है? क्षण है, तो ठोस, तो S लिखना होगा। अच्छा, हम क्या करते हैं, यहां पर AQ लिखते हैं। AQ यानी एक्वस, AQ यानी एक्वस। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि आयन किस में होंगे? जलीय विलयन में तो होंगे। अरे भैया, आपके पास जो आपने जो विद्युत अपघटय लिखा है, जो लिया है, वो आपने पानी में डिसॉल्व किया है, तो वो आयनों में टूटेगा। तो हम क्या लिख देते हैं? एक्वस। अगर यहाँ पे एक्वस नहीं लिखा जाए तो यहाँ पे हमें सांद्रता दी जाती है। आपको कोई न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो यहाँ पर आपको क्या दी जाएगी? कंसंट्रेशन दी जाएगी। उसको आजकल एक्टिविटी बोलते हैं, सक्रियता बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया सेल प्रदर्शन। इस सेल प्रदर्शन से हमें पूरा मालूम चल जाता है कि इस सेल में क्या हो रहा है। ठीक है। और आखिरी में आता है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, इसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, शॉर्ट में बोलते हैं इसको EMF। ठीक है। ये होता है 1.1 वोल्ट, यानी जो हमारा गैल्वेनिक सेल है, इसका जो विद्युत वाहक बल होता है वो कितना होता है? 1.1 वोल्ट का होता है। फिजिक्स में 1.08 पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में 1.1 वोल्ट पढ़ते हैं। ये विद्युत वाहक बल क्या होता है, सेल विभव क्या होता है, ये हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये कंप्लीट काम हो गया गैल्वेनिक सेल का। तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, सेल डायग्राम, सेल रिएक्शन और सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल प्रदर्शन। ये हमारे 11th में रिडॉक्स चैप्टर में भी आ चुका था। ठीक है। अब यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन, ये जो लवण सेतु है इसका कार्य क्या होता है? ठीक है ना। कभी कभी आपसे फंक्शन पूछते हैं कि भाई सॉल्ट ब्रिज जो है, सॉल्ट ब्रिज, इसका काम क्या है? ठीक है। तो आपको देखो, ये परिपथ को पूर्ण कर रहे हैं, है कि नहीं है? अगर ये ना होता तो क्या ये सिस्टम कंप्लीट होता? नहीं होता ना। तो इसने परिपथ को पूर्ण किया है, नंबर 1। और दूसरा, ये जो यहाँ का विद्युत अपघटय का सोल्यूशन है, यहाँ का जो विद्युत अपघटय का सोल्यूशन है, इन दोनों को हमेशा क्या बनाए रखता है? उदासीन बनाए रखता है। क्या बनाए रखता है? हमेशा उदासीन। तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन देखो कितने बनते हैं। आपसे सेल डायग्राम ये बनवा लें आपसे, नंबर 1। दूसरा, सेल रिएक्शन पूछ लें। तीसरा, सेल रिप्रेजेंटेशन पूछ लें। चौथा, इसका विद्युत वाहक बल पूछ लें। पांचवा, लवण सेतु के कार्य पूछ लें। और छठा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं कि गैल्वेनिक सेल में जो विद्युत धारा का प्रवाह है, बाह्य परिपथ में किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। क्योंकि इस बाह्य परिपथ के अंदर में क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन की वजह से ऐसा होता है। बात ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए तो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो हो गया। बात सही है। तो बाह्य परिपथ में धारा का प्रवाह किसकी वजह से होता है? किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की वजह से। और आंतरिक परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह किसकी वजह से होता है? आयनों की वजह से। Zn2+, Cl-, Cu2+, यहाँ Cu2+ चला गया तो यहाँ से सल्फेट बच जाता है यहाँ पर, तो K+ यहाँ जाता है। इसका मतलब है आंतरिक परिपथ में आयनों के प्रवाह के कारण से गैल्वेनिक सेल में धारा का प्रवाह होता है। ठीक है। और एक लास्ट, हालांकि ये कभी पूछा नहीं गया लेकिन फिर बता देते हैं, अगर मान लीजिए इस गैल्वेनिक सेल के बाह्य परिपथ में अपन इस गैल्वेनिक सेल से यहाँ से अपन एक और परिपथ जोड़ दें, ठीक है भाई, और जो हम सेल काम में लेंगे, जो बैटरी काम में लेंगे, सेल काम में लेंगे, अगर उसकी वोल्टेज 1.1 वोल्ट से कम है, इसकी विपरीत दिशा में लगाएंगे। ठीक है। अगर उसका वोल्टेज 1.1 वोल्ट से कम है
तो हमारा गैल्वेनिक सेल काम करेगा। गैल्वेनिक सेल काम करने का मतलब क्या है, धारा यहाँ से यहाँ प्रवाहित होगी, ये जिंक छड़ एनोड होगा, कॉपर छड़ कैथोड होगा, इसका ऑक्सीकरण होगा, इसका अपचयन होगा। ठीक है, अगर हम इसके विपरीत परिपथ के अंदर में अगर हमने क्या किया, हमने कोई ऐसा सेल अटैच कर दिया जिसकी वोल्टेज कितनी है 1.1 वोल्ट, तो गैल्वेनिक सेल काम करना बंद कर देगा, क्योंकि 1.1 वोल्ट इसका है और 1.1 वोल्ट अपन ने परिपथ लगाया है, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, विपरीत दिशा में है, तो कैंसिल आउट कर देंगे, हमारा सेल काम नहीं करेगा। यानी ये आयंस भी प्रवाहित नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन्स का प्रभाव भी नहीं होगा। और अगर हमने उस परिपथ में जो सेल लिया है उसका विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट से ज़्यादा है, तो अब हमारा ये गैल्वेनिक सेल काम, जो गैल्वेनिक सेल है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, विद्युत अपघटनी सेल में, और अभिक्रिया उल्टी हो जाएगी। ये जो एनोड है अब कैथोड बन जाएगा, ये जो कैथोड है ये एनोड बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाना स्टार्ट हो जाएंगे, कॉपर आयन यहाँ निकल के आएंगे, सल्फेट आयन वहाँ पे जाएंगे। मतलब इसका पूरा उल्टा हो जाना है अगर हमने कोई ऐसा सेल जोड़ दिया जिसका विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट से ज़्यादा होगा। ठीक है भाई, तो ये हमारा कंप्लीट टॉपिक था गैल्वेनिक सेल का। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू।